जीएस एग्जाम एज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं पौधों की दुनिया में। हम उनके सबसे बड़े रहस्यों में से एक को समझेंगे कि वो प्रजनन कैसे करते हैं। पहले हम देखेंगे कि प्रकृति ये काम कैसे करती है और फिर जानेंगे कि हम इंसानों ने कैसे इस प्रक्रिया को अपने हिसाब से ढालना सीख लिया ताकि हम अपनी पसंद के पौधे बना सकें। तो ये कहानी है प्रकृति और विज्ञान की कमाल की जुगलबंदी की। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले पौधे प्रजनन कैसे करते हैं, इसकी बेसिक बातें समझेंगे। फिर हम एक फूल की बनावट को करीब से देखेंगे। इसके बाद परागण की प्रक्रिया पर बात करेंगे, जो प्रकृति की अपनी मैचमेकिंग सर्विस है। और आखिर में हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन यानी कृत्रिम संकरण कैसे हमारे खाने और बाग बगीचों को बदल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि पौधे अपनी पीढ़ी को आगे कैसे बढ़ाते हैं। इसके लिए पौधों के पास दो मेन तरीके या कह लें कि दो रणनीतियां होती हैं। और अगर हमें यह समझना है कि नई नई किस्में कैसे बनाई जाती हैं तो इन दोनों तरीकों को समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, एक तरफ है अलैंगिक प्रजनन। इसमें क्या होता है, एक ही पौधे से नया पौधा बनता है जो बिल्कुल अपने पेरेंट का क्लोन मतलब हूबहू कॉपी होता है। लेकिन असली मजा या कहिए असली जादू तो लैंगिक प्रजनन में है। यहाँ दो अलग अलग पौधों के जेनेटिक मटेरियल मिलते हैं। इससे क्या होता है, इससे नए कॉम्बिनेशन और नई खासियतें बनने की गुंजाइश पैदा होती है। और बस इसी चीज का फायदा उठाकर साइंटिस्ट और ब्रीडर्स अपनी पसंद के नए पौधे तैयार करते हैं। तो सवाल ये है कि ये लैंगिक प्रजनन होता कैसे है। इसका सारा एक्शन होता है फूल के अंदर। जी हाँ, फूल सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं होते, वो असल में एक बहुत ही एडवांस्ड रिप्रोडक्टिव मशीन है जिन्हें एक खास काम के लिए ही बनाया गया है। ये देखिए, स्क्रीन पर एक फूल का डायग्राम है। ये हमें इसके हिस्सों को समझने में मदद करेगा। गौर से देखिए, इसमें आपको नर और मादा दोनों हिस्से दिखाई देंगे। नर हिस्से को पुंकेसर या स्टेमन कहते हैं और मादा हिस्से को स्त्री केसर या पिस्टल। चलिए अब एक एक करके इन दोनों को जरा डिटेल में समझते हैं। पहले बात करते हैं नर हिस्से की, जिसे हम पुंकेसर कहते हैं। इसमें दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक लंबा डंठल जैसा फिलामेंट और उसके ऊपर लगा होता है परागकोश यानी एंथर। आप इस परागकोश को एक छोटी सी फैक्ट्री समझ सकते हैं। इसी के अंदर हजारों परागकण यानी पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, जिनमें पौधे की नर जेनेटिक जानकारी होती है। अब आते हैं मादा हिस्से पर, जिसे स्त्री केसर कहते हैं। इसके टॉप पर होता है वर्तिकाग्र यानी स्टेग्मा, जो थोड़ा चिपचिपा होता है ताकि परागकण इस पर चिपक सकें। ये स्टेग्मा एक पतली ट्यूब, जिसे वर्तिका या स्टाइल कहते हैं, से नीचे अंडाशय यानी ओवरी से जुड़ा होता है। और इसी ओवरी के अंदर मौजूद होते हैं बीजांड, जिनमें मादा अंडाणु होता है। तो परागकणों का आखिरी मकसद इसी अंडाणु तक पहुंचना होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास नर परागकण भी हैं और मादा अंडाणु भी। लेकिन सवाल ये है कि ये दोनों मिलते कैसे हैं। यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत जरूरी प्रोसेस की, जिसका नाम है परागण या पॉलिनेशन। आप इसे प्रकृति की अपनी मैचमेकिंग सर्विस भी कह सकते हैं। तो परागण है क्या? बहुत सिंपल है। परागकणों का नर हिस्से यानी परागकोश से निकलकर मादा हिस्से यानी वर्तिकाग्र तक पहुंचना, बस इसी प्रोसेस को परागण कहते हैं। ये सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। इसके बिना फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन हो ही नहीं सकता और न ही बीज बन सकते हैं। अब परागण भी कई तरह का होता है। पहला है स्वयुग्मन या ऑटोगैमी, जिसमें पराग उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिरता है। फिर है जिटोनोगैमी, इसमें पराग उसी पौधे के किसी दूसरे फूल पर जाता है। इन दोनों में जेनेटिक मिक्सिंग ज्यादा नहीं होती। लेकिन जो तीसरा टाइप है ज़ेनोगैमी, वो सबसे कमाल का है। इसमें पराग एक पौधे से उड़कर किसी दूसरे पौधे के फूल पर जाता है। इसी से असली जेनेटिक मिक्सिंग होती है और नई नई वैरायटी बनती हैं। पर यह पराग एक जगह से दूसरी जगह जाता कैसे है? पौधे खुद तो चल नहीं सकते, तो उन्हें मदद चाहिए होती है। कुछ पौधे हवा का सहारा लेते हैं, जैसे मक्का और गेहूं। कुछ पानी के जरिए ये काम करते हैं और बहुत से पौधे तो कीड़ों और जानवरों को आकर्षित करने के लिए अपने चमकीले रंग और मीठा रस यानी नेक्टर दिखाते हैं। ये कीड़े और जानवर उनके पर्सनल कुरियर बॉय बन जाते हैं। तो अब तक हमने समझा कि प्रकृति में ये सब कैसे होता है। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। क्या हो अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को अपने कंट्रोल में ले लें? क्या हो अगर हम तय करें कि कौन से दो पौधे आपस में प्रजनन करेंगे? बस यहीं से शुरुआत होती है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन यानी कृत्रिम संकरण की। एक मिनट के लिए सोचिए,
मान लीजिए आपके पास एक ऐसा पौधा है जिसमें फल तो बहुत लगते हैं पर वो जल्दी बीमार पड़ जाता है, और एक दूसरा पौधा है जो बीमारियों से तो लड़ लेता है पर उसमें फल कम आते हैं। अब सवाल यह है कि क्या हम इन दोनों के अच्छे गुणों को मिलाकर एक सुपर पौधा बना सकते हैं जिसमें फल भी खूब लगें और जो बीमार भी ना पड़े? बस इसी सवाल का जवाब है कृत्रिम संकरण। तो कृत्रिम संकरण का मतलब है इंसानों द्वारा अपनी मर्जी से दो अलग अलग किस्म के पौधों के बीच क्रॉस ब्रीडिंग कराना, ताकि हमें अपनी पसंद के गुणों वाला एक नया पौधा मिल सके। ये किस्मत के भरोसे बैठने जैसा नहीं है, बल्कि ये तो प्रकृति को अपने हिसाब से एक दिशा देने जैसा है। और ये प्रोसेस बहुत ही सावधानी से किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले तो हम अपने पसंदीदा गुणों वाले 2 पेरेंट पौधे चुनते हैं। फिर जो पौधा हम मादा पेरेंट के तौर पे चुनते हैं उसके फूल से परागकोश को हटा देते हैं। इस स्टेप को विपुंसन कहते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो खुद से ही परागण न कर ले। इसके बाद उस फूल को एक छोटे से बैग से ढक देते हैं ताकि कोई और फालतू पराग उस पर ना आ जाए। और आखिर में जो नर पौधा हमने चुना था उसका पराग लेकर हाथ से मादा फूल के वर्तिकाग्र पर लगा देते हैं। फिर बस इंतजार करते हैं कि जो बीज बनेंगे उनमें दोनों पेरेंट्स की अच्छी क्वालिटीज आ जाएं। तो ये तो हो गई साइंस की बात। चलिए अब देखते हैं कि असल दुनिया में इसका क्या असर होता है और इससे जुड़े कुछ आम सवालों को भी समझते हैं। चलिए अब एक छोटा सा सवाल। अभी हमने विपुंसन की बात की, तो बताइए कृत्रिम संकरण में विपुंसन क्यों किया जाता है? सोचिए, इसका मकसद है मादा पौधे में स्वपरागण को रोकना। जी हां, बिल्कुल सही, ताकि पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में रहे। अच्छा, एक और सवाल। बैगिंग यानी फूल को बैग से ढकने का क्या काम है? इसका काम है किसी भी अनजान या अवांछित पराग को फूल तक पहुंचने से रोकना। मतलब यहां भी सारा खेल कंट्रोल का है। तो अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, प्राकृतिक संकरण प्रकृति में अपने आप बाय चांस होता रहता है, लेकिन कृत्रिम संकरण इंसान जानबूझकर एक खास मकसद से करता है। एक कुदरती है तो दूसरा पूरी तरह से कंट्रोल्ड। एक और मजेदार बात, ये जरूरी नहीं है कि ये प्रोसेस हर बार कामयाब हो। इसका सक्सेस रेट पौधे की किस्म और तकनीक पर निर्भर करता है, और ये 10% से लेकर 50% या उससे भी ज्यादा हो सकता है। मतलब ये तकनीक है तो बहुत पावरफुल, पर कामयाबी की कोई गारंटी नहीं होती। और ये बात इसके महत्व को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। ये तकनीक सिर्फ कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये हमारी खेती और बागवानी की रीढ़ है। इसी की वजह से आज हमारे पास ऐसी फसलें हैं जो ज्यादा पैदावार देती हैं, ज्यादा पौष्टिक होती हैं और बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ पाती हैं। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। अब जब हमारे पास प्रकृति के इस ब्लूप्रिंट को अपने हिसाब से बदलने की ताकत है, तो हम आने वाले कल के पौधों में कौन से गुण डालना चाहेंगे? क्या हम उन्हें सूखारोधी बनाएंगे, या और ज्यादा पौष्टिक, या फिर ऐसे फूल जो अपना रंग बदल सके? संभावनाएं वाकई बहुत बड़ी और रोमांचक हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जीएस एग्जाम एज के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।